नमस्कार, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। कार्यक्रम में बात मध्य प्रदेश की, जहां उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। एमपी में 1 लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। हालांकि तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन बीजेपी कांग्रेस के आला नेताओं ने उपचुनाव वाले क्षेत्रों का दौरा तेज कर दिया है। आज चर्चा इसी मसले पर कि 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले आगामी उपचुनाव में हार जीत से कांग्रेस बीजेपी की सेहत पर कितना असर पड़ेगा। बातचीत के लिए कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। बीजेपी कांग्रेस दोनों ही दल अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुट गए हैं। आगे बढ़ने से पहले उपचुनाव वाली सीटों पर नजर भी डाल लेते हैं। एमपी में खंडवा लोकसभा के अलावा 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव भी होने हैं। इनमें पृथ्वीपुर, रैगांव और जोबट विधानसभा में उपचुनाव होने हैं। पृथ्वीपुर सीट बृजेंद्र सिंह राठौर के निधन से खाली हुई है। रैगांव सीट जुगल किशोर बागरी के निधन से खाली हुई है, जबकि जोबट सीट कलावती भूरिया के निधन से खाली हुई है। बहरहाल बात करें कांग्रेस की, तो पूर्व सीएम और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ उपचुनाव को लेकर सक्रिय हो गए हैं। उपचुनाव में हमने वहाँ के प्रभारी बना दिए, वहाँ के मंडल सेक्टर तैयार है। मैं 29 तारीख को मीटिंग कर रहा हूँ, जो 3 है और 1 लोकसभा का है। मैं 29 तारीख को उनसे मीटिंग कर रहा हूँ। उधर बीजेपी कांग्रेस पर तंज कस रही है। बीजेपी की माने तो कांग्रेस कितनी भी बैठकें कर ले, गुटबाजी से उनका पीछा नहीं छूटने वाला। मध्य प्रदेश में तो रोज हर नेता नए कपड़े सिलवाता है, क्योंकि उसको लगता है मैं कल नेता प्रतिपक्ष बन जाऊंगा या कांग्रेस का अध्यक्ष बन जाऊंगा। कांग्रेस पार्टी कितनी भी बैठक कर ले, पर अपनी इस गुटबाजी से कांग्रेस को कैसे बचाएंगे, ये कांग्रेस के नेताओं को समझ में नहीं आ रहा। जिस तरह से कांग्रेस की स्थिति हो गई है, आज टाइटैनिक जैसी स्थिति हो गई कि कभी भी कांग्रेस का जहाज डूब सकता है। इसलिए जो विद्रोह हुआ है उसके लिए ये बैठकें करके नोटंकी कर रहे हैं। पिछले 1.5 साल से लगातार सुनने में आ रहा है कि नया अध्यक्ष आएगा, नया नेता प्रतिपक्ष मध्य प्रदेश में आएगा, पर लालीपाप पकड़ाने के अलावा कुछ हो नहीं रहा है। बहरहाल मध्य प्रदेश विधानसभा में नंबर गेम की बात करें तो बीजेपी की स्थिति काफी मजबूत है, लेकिन दमोह उपचुनाव की हार ने बीजेपी संगठन में पहले ही खलबली मचा रखी है। ऐसे में 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी उपचुनाव के सेमीफाइनल मुकाबले में बेहतर प्रदर्शन करना चाहेगी। वहीं दमोह उपचुनाव में जीत से उत्साहित कांग्रेस अपने लय को बरकरार रखना चाहेगी। अगर उपचुनाव तक एमपी कांग्रेस की कमान कमलनाथ के हाथ रही तो ये उपचुनाव कमलनाथ के सियासी भविष्य के लिए भी अहम रहने वाला है। टीम न्यूज स्टेट। तो बड़ा दिलचस्प चुनाव है। तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन लग रहा है कि जल्द ही तारीख भी सामने आ जाएंगी। लेकिन उससे पहले तैयारियां पूरी हैं दोनों ही पार्टियों की। और 2 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं चर्चा करने के लिए। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। और अजय सिंह यादव जुड़ गए हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। अजय जी, आपका भी बहुत स्वागत है न्यूज स्टेट पर। शुरुआत आपसे ही अजय जी, इस चुनाव के क्या मायने कांग्रेस के लिए? एक बूस्ट मिला है सर आपको दमोह से, इस चुनाव को किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि कमलनाथ कह रहे हैं पूरी तैयारियां हैं, बीजेपी सवाल भी उठा रही है कि नौटंकी कर रहे हैं आप लोग। तो आप लोगों के लिए क्या मायने रखता है, क्योंकि नंबर गेम के लिहाज से सरकार मजबूत है अभी? देखिए लोकेंद्र जी, जिस तरह से मध्य प्रदेश की जनता ने 2018 में कांग्रेस को जनादेश दिया था और उस जनादेश को खरीद फरोख्त करके भारतीय जनता पार्टी सरकार में बैठ गई। अब ये सरकार प्रदेश की उसका फैसला तो हो गया ना अजय जी, उसका तो उपचुनाव हो उसका फैसला नहीं हुआ है। जनता तो ठगा हुआ महसूस कर रही है। ऐसे 5-10 सीटों के उपचुनाव से और 10-20 विधायक खरीद लेने से जनता के जनादेश का फैसला नहीं होता है। जनता तो बार बार अपना फैसला देगी, जैसे दमोह में दिया। आप इसी बात को देखिए कि भारतीय जनता पार्टी 1.5 साल से नगरीय निकाय चुनाव से भाग रही है, क्योंकि जनता का सामना नहीं कर पा रही है। और ऐसी सरकार जो बिना जनादेश के बनी है, वो जनता के ऊपर बोझ बन गई है। मध्य प्रदेश में आज हर वर्ग परेशान है। आप बताइए, मध्य प्रदेश में कोविड काल में जिस तरह की अव्यवस्थाएं हुई, क्या वो किसी ने नहीं देखी? लेकिन भाजपा के नेता दंभ से कहते हैं कि इस प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत नहीं हुई, अस्पतालों में पर्याप्त व्यवस्थाएं। मेरा सवाल ये था सर, मेरा सवाल ये था, ये आरोप लगाइएगा आप, रजनीश जी जुड़ जाएंगे थोड़ी देर में तो वो जवाब भी देंगे। मायने क्या है आप लोगों के लिए? किस तरीके से आप इस चुनाव को देखते हैं? एक महज उपचुनाव के रूप में देखते हैं जिसकी
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मानी जाती। अक्सर पिछले उपचुनाव अलग थे, जब सरकार बनने और बिगड़ने का खेल था तो उसकी इंपॉर्टेंस अलग थी। मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार हुआ था ऐसा। लेकिन अभी के चुनाव को आप किस तरीके से देख रहे हैं, ये सवाल। लोकेन जी मैं आपसे इसीलिए कह रहा हूँ, इस चुनाव में कोरोना सबसे बड़ा मुद्दा इसलिए है क्योंकि ये चुनाव हो ही कोरोना की वजह से रहे हैं। चारों जनप्रतिनिधियों की मौत कोविड की वजह से हुई है। तो क्या जनता नहीं देख रही है कि जब जनप्रतिनिधियों की मौत हो रही है, मध्य प्रदेश में लगभग 2 लाख मौत हुई, तो वो मुद्दे जनता के सामने। दमोह जैसी सीट आप देखिए जहां आपने धन बल पैसा सब कुछ लगा दिया, 10-10 मंत्री लगा दिए, लेकिन 20,000 मतों से दमोह में भाजपा हारती है, जो उनकी परंपरागत सीट थी। जबकि 80-90 के दशक में जब प्रदेश में हमारी सरकार होती थी तब भी हम दमोह में चुनाव नहीं जीते। तो ये जनता का मूड बताता है। आप इस बात को समझिए कि सरकार की उपलब्धि क्या है। मुझे बताइए, जूनियर डॉक्टर हड़ताल पे, शिक्षा कर्मी हड़ताल पे, नर्सिंग स्टाफ हड़ताल पे, किसान परेशान। मैं एक सवाल और पूछ लेता हूँ, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। अजय जी, मैं एक सवाल और पूछ लेता हूँ। आपने कहा कि निकाय चुनाव से 1.5 साल से सरकार भाग रही है, ये जनता का सामना नहीं करना चाहती है। ऐसे टाइम पर जब पिछले चुनाव को लेकर कांग्रेस ने रैलियां तक करने से मना कर दिया, मैं बंगाल चुनाव का जिक्र कर रहा हूं सर। बिल्कुल सही है। दमोह सीट पर हालांकि उसी दरमियान चुनाव हुआ, उसके बाद वहां पर लॉकडाउन लगा चुनाव होने के बाद। आप लोग चाहते हैं ऐसी परिस्थिति में अभी चुनाव हो मध्य प्रदेश में? इस पर भी स्टैंड क्लियर कीजिए अपना। देखिए, जिस तरह से मध्य प्रदेश में 28 उपचुनाव करवाए गए थे, उस दरमियान अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में नगरीय निकाय चुनाव भी करवाए जा सकते थे, लेकिन सरकार जो कि भाग रही थी जनता से, इसलिए चुनाव नहीं करवाए और आज भी नहीं करवाना चाहती है। ये 4 उपचुनाव भी केंद्रीय निर्वाचन आयोग करवाएगा इसलिए होंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसी भी हालत में जनता के बीच में जाने की स्थिति में नहीं है। इनकी कलई खुल चुकी है और हमारी तैयारी पूरी है। सभी जगह हमारे प्रभारी नियुक्त हो गए, मंडलम स्तर तक की कमेटियां बनना चालू हो गई हैं। चुनाव तो करवाइए, जनता सबक सिखाएगी। ये कांग्रेस नहीं, जनता लड़ेगी चुनाव। मतलब अब आप चाहते हैं चुनाव हो। ठीक, मैं सत्य प्रकाश जी आपके पास आता हूं। क्या मायने देखते हैं सर इन 4 सीटों के उपचुनाव पर आप? क्योंकि अभी कोई पार्टी जीत जाएगी तो सरकार में आ जाएगी, कोई हार जाएगी तो चली जाएगी, ऐसा तो है नहीं। लेकिन क्या 2023 का सेमीफाइनल के रूप में इसे देखा जाए, क्या उतनी इंपॉर्टेंस इस चुनाव की है दोनों पार्टियों के लिए? जी लोकेन जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई है। निश्चित रूप से ये सामान्य चुनाव नहीं है। ये जो चुनाव है ये किसके कारण हुआ है, जैसा कि कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी कही वो बात कि जो उपचुनाव होते हैं वो सामान्यतः कोई की जो नेचुरल डेथ होती है उसके कारण, या कोई क्विट करके दूसरी जगह चला जाता है उसके कारण होते हैं। लेकिन जिसके कारण ना केवल हिंदुस्तान बल्कि पूरा विश्व आज चुनौती महसूस कर रहा है, जिससे लड़ने में, ये उनके उस बीमारी के कारण डेथ हुई है। तो सिचुएशन सामान्य नहीं है, सिचुएशन असामान्य है। यानी कि सभी 4 जो लीडर्स हैं उनकी मौत कोरोना के कारण हुई है। और आप जानते हैं जब इसके कारण मौत हुई है तो एक मेजर फैक्टर वहां जो रहेगा वो कहीं ना कहीं एक सिंपैथी वाला रहेगा, यानी उस परिवार के प्रति सिंपैथी जाने वाला, आप निश्चित मान के चलिएगा। हालांकि 2 सीट्स कांग्रेस की हैं उसमें और एक बीजेपी की है और एक लोकसभा सीट को बीजेपी की है। लेकिन मैं ये कहना ये चाहूंगा कि यहाँ पर भाजपा ने 2018 में चुनाव हारा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, 2020 में कांग्रेस में फ्रैक्शन हुआ, एक गुट दूसरे दल की तरफ जाके सरकार गिरी, भाजपा की सरकार आई। इसके बाद आपने 28 सीटों पर चुनाव हुए, वहां पर 19 पर भाजपा की विजय हुई और 9 पर कांग्रेस की विजय। इसको जरा सुनने, इस गणित को मैं समझा रहा हूं इसलिए। बाद में आप देखते हैं कि दमोह इलेक्शन से लेकर कांग्रेस बहुत उत्साहित है, यानी कहीं ना कहीं ये बीजेपी के लिए एक वार्निंग सिग्नल है दमोह की जीत, जबकि उस समय सेकंड वेव का फेज था। पहले भी तुम्हें मेरी जो अगर सलाह होगी तो ये होगी कि इस सिचुएशन में, महामारी की सिचुएशन में इलेक्शन होना ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी होते हैं। तो उसमें मैं जो कहूँगी जो स्थिति वहां बनेगी इन 4 बाई इलेक्शंस में, वो सिंपैथी होगी। लेकिन सरकार का लिटमस टेस्ट होगा ये, क्योंकि सरकार सेकेंड वेव या फर्स्ट वेव या अपकमिंग आने वाली जो भी वेव है, थर्ड वेव, उसके मैनेजमेंट में अच्छा किया है या गलत हुआ है, इस बात को तय करने वाले इलेक्शंस होंगे। इस इलेक्शंस का जो रिजल्ट होगा वो सरकार की व्यवस्थाओं पर या कोविड की लड़ाई में जो मैनेजमेंट है उसका टेस्ट होगा। साथ ही कांग्रेस यहां कुछ
नुकसान में नजर मुझे नहीं आती, भले उनकी 2 सीटें जाएंगी, क्योंकि उसको 2 सीट गेन होने से भी सरकार में आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कांग्रेस का उत्साह डबल हो जाएगा। अगर वो अपनी सीटें जीत जाते हैं तो उनका उत्साह डबल होगा और 2023 में एक नई ताकत के साथ कांग्रेस मैदान में उतरेगी। ठीक भाजपा को आप जानते हैं कि भाजपा ऑर्गेनाइजेशन इलेक्शन मोड में हमेशा रहता है, उसने अपनी तैयारियां शुरू कर दी, हालांकि कांग्रेस ने भी शुरू की है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन जो सेटअप है वो बीजेपी का बहुत मजबूत है। उस सेटअप के सामने, क्योंकि वेस्ट बंगाल का इलेक्शन और जो पिछले चुनाव हुए हैं उनसे भाजपा को सबक लेकर आगे बढ़ रही है, और ओबीसी वाला मुद्दा इन इलेक्शंस में हावी होने की भी बहुत संभावना नजर आती है मुझे। रजनीश अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजनीश अग्रवाल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। एक असामान्य परिस्थिति की वजह से ये चुनाव हो रहे हैं सर। कांग्रेस का ये कहना है कि 4 जगह उपचुनाव हैं और चारों जगह कोरोना से डेथ हुई है वहां के जनप्रतिनिधियों की, और ये एक बड़ा मुद्दा रहेगा। आप लोगों के लिए इस चुनाव के क्या मायने हैं? कांग्रेस तो ये भी कह रही है कि अभी तो आप चुनाव से बचना चाहते हैं क्योंकि सेकेंड वेव ने पोल खोल कर रख दिया और चुनाव में कोरोना ही एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है। देखिए, कांग्रेस ने ये तय कर लिया है कि हम चुनाव से बचना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी बचना चाहती है और कांग्रेस चुनाव लड़ना चाहती है। तो मुझे लगता है कि मीडिया के समक्ष तो ये कह ही रहे हैं, इनको निर्वाचन आयोग के समक्ष भी बात करनी चाहिए कि वो चुनाव के लिए तैयार है। क्योंकि दरअसल होता ये है कि कांग्रेस जब चुनाव होते हैं तब बात भाषा कुछ और बोलती है, और जब चुनाव हार जाती है तो भाषा कुछ और बोलती है, और फिर कहते हैं साहब चुनाव तो ये लड़वाए सरकार, जबकि सरकार चुनाव नहीं करवाती, चुनाव भारत निर्वाचन आयोग संवैधानिक स्वायत्त संस्था करवाती है, और ये सरकार पर, भारतीय जनता पार्टी पर आरोप मरना शुरू कर देते हैं। तो दरअसल ये 70-80 के दशक में जैसे जी रहे हो उस टाइप का व्यवहार कांग्रेस का अभी तक है कि जो ये कहेंगे वही जनता मानेगी। तो ये जनता के सामने मीडिया के माध्यम से निर्वाचन आयोग में भी ये बहुत स्पष्ट कर देना चाहिए, ठीक है, कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव से भाग रही है और हम चुनाव के लिए तैयार हैं। ठीक, एक बात, चुनाव करना नहीं करवाना ये बहुत स्पष्ट भारत निर्वाचन आयोग का अधिकार है। वो राजनीतिक दल के नाते भारतीय जनता पार्टी को इस बारे में विमर्श करने के लिए बुलाएगा, जब क्योंकि एक चुनाव केवल मध्य प्रदेश में उपचुनाव 3 विधानसभा और 1 लोकसभा के नहीं होंगे, ये उपचुनाव पूरे देश में जो अलग अलग सीटें होती है विधानसभा या लोकसभा की, उस दृष्टि से वो संपन्न करा। मायने पे आते हैं आप लोगों के लिए, क्या मायने है? क्या सेमीफाइनल के रूप में इससे देखा जाए? क्या इस सरकार का लिटमस टेस्ट है? देखिए लोकेंद्र जी, चुनाव जो है विधानसभा के उपचुनाव हैं 3 और 1 लोकसभा के चुनाव हैं। बिल्कुल, मैं उसी का उत्तर दे रहा हूँ। इसमें भारतीय जनता पार्टी के पास में 3 में से मात्र 1 विधानसभा रहेगा और 1 लोकसभा हमारे पास थी। तो ये चुनाव निश्चित तौर पर हम सारे के सारे विधानसभा, तीनों विधानसभा और लोकसभा चुनाव जीतेंगे। लेकिन कांग्रेस को ही बताना पड़ेगा बाद में, जो जिन मुद्दों की आज बात कर रही है, बाद में ईवीएम का रोना तो नहीं रोएगी, मशीन और मशीनरी पर ठीकरा तो नहीं छोड़ेगी। क्योंकि दरअसल होता क्या है कि जैसे ही इनकी बड़ी हार होती है, ये मशीन पर और मशीनरी पर ठीकरा फोड़ना शुरू कर देते हैं। तो मैंने कहा कि पहले व्यवहार कांग्रेस का क्या और बाद में क्या, ये कांग्रेस को स्पष्ट कर देना चाहिए कि हम इन मुद्दों पर और इन बातों को लेकर आगे चुनाव में जा रहे हैं। स्पष्ट कर दीजिए थोड़ा सा रजनीश अग्रवाल, व्यवहार बोल वचन जनता समझ चुकी है। उनका ये कहना है कि चुनाव के लिए आप बात तो कर रहे हैं कि हम तैयार हैं, लेकिन बाद में ये मत कहिएगा कि चुनाव कराने के बाद कोरोना फैल गया, इसके लिए सरकार जिम्मेदार है, जानबूझकर चुनाव कराते हैं ये लोग। लोकेंद्र जी, मैंने आपसे स्पष्ट तौर पे कहा कि जब प्रदेश में केंद्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा 28 उपचुनाव, दमोह उपचुनाव करवाए गए, उस अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के दरमियान नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव करवाए जा सकते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार जनता के बीच में जाने से भाग रही थी, इसलिए इन्होंने नगरीय निकाय चुनाव नहीं करवाए। क्यों आपने 28 उपचुनाव नहीं टलवा दिए केंद्रीय निर्वाचन आयोग से? अगर परिस्थितियां नहीं थी तो क्योंकि वहां आपका बस नहीं चला। इसलिए मैं स्पष्ट तौर पे कह रहा हूं, नगरीय निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी का ये मत अभी की परिस्थिति के लिए आप तैयार हैं बिल्कुल कि चुनाव होना चाहिए, जल्द से जल्द होना चाहिए।
बिल्कुल लोकेन जी, मैं आपसे स्पष्ट कह दूं, निर्वाचन आयोग जब भी हमसे पक्ष पूछेगा और जैसे कोविड के हालात होंगे उसके अनुसार हम अपनी राय व्यक्त करेंगे। अभी निर्वाचन आयोग ने हमसे कोई राय नहीं मांगी है कि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। बंगाल चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जो अमानवीयता दिखाई और अब यहाँ पर सहानुभूति बटोरने की कोशिश कर रहे हैं कि ये चुनाव के लिए किस तरह से मानवता की हत्या करी भाजपा के नेताओं ने। बड़े बड़े नेता लाखों की रैलियां करते रहे और भाजपा के नेता यहाँ पर रुदाली जैसा रोना दिखा रहे हैं। इन चीजों का कोई अर्थ नहीं है, जनता सब समझती है। आपके नेताओं ने राज्यसभा में बयान दिया है कल कि इस देश में ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत नहीं हुई और देश में लाखों लोगों की मौत हुई है। आप बताइए अजय जी, आपको पहचान अजय जी तो आप दिखा दीजिए ना छत्तीसगढ़ में कितनी मौत हुई, राजस्थान में तो उन्होंने तो कहा है कि राज्य सरकारों का जो आंकड़ा था वो हमने बता दिया। अब राज्य सरकार में आम आदमी पार्टी भी थी, कांग्रेस भी थी, भाजपा भी थी, टीएमसी भी थी, केंद्र ने तो अपना पल्ला झाड़ लिया। लोकेन जी बताइए राज्य सरकार का कहाँ आंकड़ा है? मैंने तो राज्य सरकार का कोई दस्तावेज नहीं देखा छत्तीसगढ़ सरकार का जहां सरकार ने कहा हो कि ऑक्सीजन की कमी नहीं थी। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया कि ऑक्सीजन नहीं है। क्या झूठ बोलते हैं आप? बताइए, क्या सुप्रीम कोर्ट में आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं गई थी दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी के लिए? मैंने केंद्र का जवाब बताया सर आपको कि केंद्र ने ये कहा है कि राज्यों के आंकड़ों के आधार पर हमने लिस्ट जारी की है। कह रहा हूँ मैं आपको दिल्ली की सरकार को कोट कर रहा हूँ। दिल्ली की तो वो बता देना सर सामने से आके कि इतने लोगों की ऑक्सीजन से मौत हुई थी। तो जब देखिए देश में लाखों लोगों की कमी ऑक्सीजन से कमी से हुई और सरकार झूठ बोलती है। भाजपा भी नहीं आती, केवल प्रपंच करते हैं। रजनीश जी दमोह चुनाव के पहले कहते थे मैं एक सवाल पूछता हूँ होगी कांग्रेस के अजय जी मुद्दों पर बात हो गई। अब थोड़ा सा हम कैंडिडेट्स पर बात कर लेते हैं। एक मिनट थोड़ा डाइवर्ट नहीं होते हैं, चुनाव पर रहते हैं। एक मिनट सर, अजय जी अरुण यादव को टिकट मिलेगा। एक मिनट रजनीश जी आ रहा हूं मैं। अब थोड़ा सा उम्मीदवारों पर भी चर्चा कर लेते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग लाइन में लगे हैं और सबसे ज्यादा फोकस अगर खंडवा पर करें तो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के अरुण यादव को टिकट मिलने जा रहा है क्या सर वहां से? देखिए लोकेन जी, इस मामले में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ जी ने आज स्पष्ट तौर पे कहा है कि सर्वे के आधार पर उम्मीदवारों का चयन होगा और जो भी उपयुक्त उम्मीदवार होगा वो जीतेगा। जनता कांग्रेस के साथ खड़ी है। भाजपा के नेताओं की ये जुमलेबाजी तो दमोह में हमने सुनी है। रजनीश जी स्वयं कहते थे कि कांग्रेस को जितने मत मिलेंगे उससे ज्यादा तो हमारा अंतर होगा। वो चाहे तो मैं वीडियो फुटेज भी उपलब्ध करवा दूं। अब बताइए कहाँ गई वो आपकी जुमलेबाजी? जनता आपको नकार चुकी है। आप जबरदस्ती सत्ता में बैठे हैं। जनता को जब भी मौका मिलेगा आपको सबक सिखाएगी। आप बोलो ना कि हमारी जीत होती है हार, हम ईवीएम पर दोष नहीं देंगे। देखिए अरे भैया आप बोलो ना, सैद्धांतिक आप बोलो ईवीएम पर दोष नहीं देंगे। हम जीते या हारे ईवीएम पर दोष नहीं देंगे। ये पाखंड सैद्धांतिक क्या बेशर्मी से कांग्रेस चलाने वाले लोग हैं। बेशर्मी से चलाते हैं। ऑक्सीजन से और जब भी हमारी सरकार आएगी हम ईवीएम बंद करवाएंगे। हम चुनाव जीते या हारे हम ईवीएम के पक्ष में नहीं है। जब भी हमारी सरकार दिल्ली में आएगी हम ईवीएम बंद करवाएंगे। हमारी स्पष्ट राय है। दुनिया भर में ईवीएम पे सवाल उठे हैं और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र संदेह के बीच में नहीं रह सकता। जब भी केंद्र में हमारी सरकार आएगी ईवीएम हम बंद करवाएंगे। हमारा स्पष्ट मत है। आज हम मजबूर हैं किस तरह से चुनाव में लड़ेंगे। अब थोड़ा सा एक एक कर ऐसे बहुत टाइम जाया हो जाएगा सर। एक मिनट अजय जी, रजनीश जी एक मिनट रजनीश जी एक मिनट रजनीश जी एक मिनट सर, एक मिनट। अब सवाल ये है रजनीश जी, पिछले हम 1-1.5 साल के चुनाव उठाएं, यूपी में पंचायत चुनाव हुआ, बंगाल चुनाव, केरला का चुनाव, असम में आप जीत गए, ठीक, वहां का क्रेडिट आपको जाता है। मध्य प्रदेश का एक चुनाव दमोह सीट पर। सर कोरोना के इस दौर में बहुत शुभ समाचार आप लोगों को मिले हों, ऐसा नहीं है तो आपको लगता है कि जिस तरह की स्थितियां बनी, गुस्से में तो हैं लोग इस वक्त और इसका नुकसान सरकार को उठाना पड़ सकता है? हाँ लोकेंद्र जी, मुझे लगता है कि आपको ना आपको तैयारी करके बैठना चाहिए। नहीं सर, तैयारी के साथ हूं मैं। सेकंड वेव का गुस्सा मैंने देखा है लोगों के चेहरे पर। तमिलनाडु में 4 विधायक के साथ में जनाधार प्रतिशत के साथ में हम आए या नहीं? मेरी बात सुनो। के लिए तो आगे बंद पश्चिम बंगाल में हम 3 से 73 पे आए नहीं आए?
सर, जो एक्सपेक्टेशन थी आप लोगों की, एक्सपेक्टेशन 73 पे आने की थी क्या? आप 73 पर आने के लिए चुनाव लड़ रहे थे वहां पर? आप 73 पर आने के लिए चुनाव लड़ रहे थे? होगी ना, मेहनत करते हैं। हाँ, मेहनत करते हैं, हारने के लिए नहीं। 73 पर आने के लिए चुनाव लड़ रहे थे तो बहुत अच्छी बात है। हम तो कैलाश विजयवर्गीय के कुछ और ही बयान सुन रहे थे वहां पर। बिल्कुल, हम जीतने के लिए, सरकार बनाने के लिए लड़े थे, पर हारे नहीं है ना। नहीं, ये विश्लेषण बंद करो, ये विश्लेषण बंद करो। हारे नहीं है चुनाव 3 से 73। लोकेश जी, आप अगर 73 पर लड़ने के लिए चुनाव लड़ रहे थे तो बहुत शुभकामनाएं सर। छोड़िए, दमोह का पूछ लीजिए, दमोह में कैसे हार गए? दमोह में कैसे हार गए? मध्य चलिए, दमोह का जवाब दे दीजिए। ठीक, बोला करो, दमोह का बता दीजिए कैसे हार गए? आपकी परंपरागत सीट थी, आपकी परंपरागत सीट थी, कैसे हार गए दमोह में? आप इस प्रकार की घटिया राजनीति करते हो। कांग्रेस के जहां 0% सन्नाटा आया है, असम में सरकार से सर, कौन राजनीति करता है सर? यहाँ राजनीति करने के लिए नहीं बैठा हूँ सर मैं ना। रजनीश जी, ये पुरानी आदत है सर आपकी, पर्सनल होने की। मैं बखूबी वाकिफ हूँ इस चीज से, नहीं बखूबी वाकिफ हूँ। जब सवाल पूछे जाते हैं तो किस तरीके से पर्सनल होते हैं आप, इस चीज से मैं बखूबी वाकिफ हूँ सर। पहली बार डिबेट नहीं कर रहा हूँ आपके साथ सर, ये पर्सनल मत हुआ कीजिए आप। बिल्कुल नहीं, पर्सनल नहीं होने की जरूरत है सर, इसमें पर्सनल होने की जरूरत नहीं है सर। लोकेंद्र जी से मेरा व्यक्तिगत कोई वास्ता नहीं है। न्यूज स्टेट में एंकरिंग करते समय आप कह रहे हो कि 5 राज्यों में जो चुनाव परिणाम हुए भाजपा के लिए शुभ नहीं है। नहीं, मैंने बोला ना असम में जीते आप, मैंने बोला असम में जीते आप। मैं तो आपका विश्लेषण सुनना चाह रहा था आपसे। पश्चिम बंगाल में कितने विधायक आए और कांग्रेस 0% सन्नाटा पे आई, उनके लिए शुभ है। सर, जब आप डिबेट में लेट जुड़े हैं सर, डिबेट में आप लेट जुड़े हैं, आप जाकर घर पर रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, उससे पहले सवाल पूछे जा चुके हैं उनसे। आपको पर्सनल होना है, वो आपकी व्यक्तिगत राय हो सकती है, ठीक है। मैं लौट रहा हूं आपके पास, 1 मिनट। मैं सत्यप्रकाश जी के पास आ रहा हूं, मेरे पास समय वैसे भी कम है, बहुत जाया इसमें नहीं करना चाहूंगा मैं। सत्यप्रकाश जी, कोरोना कितना बड़ा फैक्टर इस चुनाव में? लोकेंद्र जी, इस जो बाईपोल्स होंगे, चाहे वो लोकसभा के हों या असेंबली के हों, ना केवल मध्य प्रदेश, पूरे देश में भी जहां जहां कोविड के कारण मौतें हुई हैं और उनके कारण चुनाव हो रहे हैं, जिन प्रतिनिधियों की मौत के कारण, तो आप निश्चित मान लीजिए कोविड का मैनेजमेंट बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा, बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा। क्योंकि दो चीजें हैं, एक तो जिस परिवार का वो सदस्य गया है उसके प्रति सिंपैथी होगी, दूसरा कांग्रेस ये मुद्दा बनाने का प्रयास करेगी कि किस मिसमैनेजमेंट के कारण इन लोगों की मौतें हुई हैं। ये जरूर आपका प्रश्न बिल्कुल जायज है और ये बड़े मुद्दे होने वाले हैं, क्योंकि और तो कुछ दिखता नहीं है। कोविड का मैनेजमेंट, मिसमैनेजमेंट, उस परिवार की मृत्यु क्यों हुई, ये 2 फैक्टर बहुत ज्यादा होंगे। देखो, अब आपको एक चीज बताएं, दमोह इलेक्शन जो था वो अलग सिचुएशन में हुआ था। ये जो इलेक्शंस हैं ये अलग सिचुएशन में है, क्योंकि उसमें वो कोविड की किसी व्यक्ति की मौत के कारण दमोह में से लॉकडाउन नहीं लगाया गया, रेजिग्नेशन के कारण हुआ था। जैसे ही इलेक्शन खत्म हुआ तुरंत लॉकडाउन लगा वहां। हाँ, वो लॉकडाउन लगा, लेकिन ठीक समय इतना ही है सर। ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन कोविड की मौत की, बिल्कुल कोविड एक बड़ा इसमें फैक्टर रह सकता है। शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए इस डिबेट में। समय इतना ही है, माफी के साथ सभी को रोक रहा हूं मैं। देखते हैं कि आने वाले समय में कब तक चुनाव की घोषणा होती है, लेकिन हम ये उम्मीद करें कि कोरोना अगर उस समय बढ़ रहा हो तो चुनाव ना कराए जाएं तो ज्यादा बेहतर है। ये लोगों की सुरक्षा से जुड़ा मसला भी है। छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी हैं।